नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू पे। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं सीजीपीएससी 2019 की परीक्षा में रैंक 562 हासिल करने वाले भूपेंद्र चंद्रवंशी जी। सर को बहुत ही अर्ली स्टेज में पोलियो डिटेक्ट हुआ था, लेकिन कहते हैं ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। और आपकी कोई भी डिसेबिलिटी आपकी एबिलिटी से बड़ी नहीं हो सकती। वेलकम सर टू स्टडी आईक्यू। थैंक यू मैम। सर, हमें बहुत खुशी है और हम आपकी स्टोरी बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करती है कि आप सपना देखें, सपने को पूरा करें और कंसिस्टेंसी के साथ पूरा करें। जी मैम, अगर आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई हर्डल्स आते नहीं है। हर्डल्स चाहे वो फिजिकली चैलेंज पीपल हो, चाहे नॉर्मल पीपल हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे फिजिकल हो, चैलेंजेस आते रहते हैं सभी लाइफ में। जहाँ तक मैंने देखा है, मैंने तो स्कूलिंग एक नॉर्मल स्कूल में की। जब मैं छोटा था तो काफी लोगों ने सजेस्ट किया मेरे बाबूजी को, मेरे माय फादर, टू मेरा एडमिशन एक स्पेशली एबल्ड लोगों के स्कूल में कराने के लिए। बट उन्होंने कहा कि ये मैटर नहीं करता कि ये फिजिकली इनको प्रॉब्लम है चाहे जो भी है। उनका एक वाक्यांश मुझे हमेशा याद रहता है। वो हमेशा कहते हैं कि इंसान दिमाग से विकलांग होता है, शरीर से विकलांग नहीं। और मेरे थ्रूआउट मैंने जितनी मेरी जर्नी रही है, चाहे मेरी स्कूलिंग हो, चाहे मेरे कॉलेज हो, चाहे मेरे सिविल सर्विस में आने का हो, उनका ये जो लाइन था वो हमेशा मुझे मोटिवेट करता रहा। उन्होंने मुझे कभी फील ही नहीं होने दिया कि मुझे कुछ कमी है। समटाइम्स होते थे, कभी कुछ इंसिडेंट्स होते थे कि मुझे लगता था कि मैं औरों की तरह क्यों नहीं हूँ। ये बहुत कभी हुआ, बहुत कम कबार हुआ। जैसे सच एज कोई स्कूल कंपटीशन में अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, लोग दौड़ रहे हैं, बट मैं उसको अटेंड नहीं कर पाता था। बट इन दैट केस मैं वहाँ पर जो अदर कॉम्पिटिशन है वहाँ उसको अटेंड करता था, और उसमें मैं ऑलमोस्ट फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे अचीव कर लेता था। और मेरी स्कूलिंग बहुत ही अच्छे से हुई। बोलते नहीं कि जिस एज में आपका माइंड डेवलप होता है, उस एज में मेरी मेरे फादर के जो मोटिवेशंस थे, जो उनके सिद्धांत, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया कि आप अलग नहीं हैं। आप क्या बोलना चाहिए, आप औरों से कमजोर नहीं है, आप सब साथ में, आप बस थोड़े से अलग हैं। और सब में कुछ ना कुछ वैरायटीज रहते हैं। सब जितने भी लोग रहते हैं सब में कुछ ना कुछ अलग अलग पर्सनैलिटी रहती है, कुछ कमियां रहती हैं, कुछ उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रहते हैं। तो आपको अपने वीकनेस पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि उसको हम चेंज नहीं कर सकते। सबसे बड़ा इसमें जो चीज हम चेंज नहीं करते, उस चीज को हम कितना रिग्रेट करेंगे। रिग्रेट करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि हम कुछ चेंजेस नहीं ला सकते। बट मैंने इस चीज को हमेशा काफी ध्यान में रखा। और उनके ही आज ये मेरे बाबूजी का ही सिद्धांत है, मेरी मम्मी का, मेरी माँ का, कि उन्होंने अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया मेरे एजुकेशन के लिए। मुझे याद है, जब हम लोग स्कूल में थे और सब बच्चे छुट्टी में अपने घर जाते थे, और अगर इनकेस बच्चों की छुट्टियां नहीं हैं तो एटलीस्ट जो माता जी हैं वो पिज्जा वगैरह अपने घर जाती थी। लेकिन मेरी मम्मी ने कभी इस चीज को बोला ही नहीं कि क्या मेरे को छोड़े जाना पॉसिबल था नहीं। जब मैं छोड़ा तब आफ्टर दैट कुछ एक बार मैं बाहर अकेले सर्वाइव होना सीख चुका था। बट एक पॉइंट तक उन्होंने अपनी सारी खुशियां मेरे लिए, मतलब क्या बोलूं मैं, कुछ है ही नहीं है। मैं आज जो भी हूँ बस मेरे माँ बाबू जी की वजह से हूँ यहाँ पर। एंड आई एम श्योर आपके माता पिता दोनों ही बहुत प्राउड होंगे जिस तरीके से आपने अपनी जर्नी एक कन्विक्शन के साथ पूरा सफर तय किया है और आगे भी करेंगे। बहुत सारे लोगों को आप मोटिवेट करेंगे। और जिस तरीके से आपने कहा कि जो डिसेबिलिटी है वो शरीर से नहीं दिमाग से आती है, और ये जर्नी बहुत लंबी है, बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, लेकिन आप हैं जो आपको इन हर्डल्स को तय करना है, क्लियर करना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है। भूपेंद्र जी, मैं जानना चाहती हूँ आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है और सिविल सर्विसेज का मोटिवेशन कहाँ से? मैम, मैंने 12th साइंस से किया। उसके बाद मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से मैंने अपनी इंजीनियरिंग की रायपुर। उसके बाद मैंने तकरीबन 2 साल टेक्निकल फील्ड में तैयारी की, उसमें कुछ आगे बढ़ा। बट एक टाइम के बाद रियलाइज हुआ कि टेक्निकल फील्ड में बेसिकली जिस टाइम जो सिनारियो था उसमें छत्तीसगढ़ में रह के जॉब कर पाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं था। जो मेरा ब्रांच था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। और उसके बाद फिर कुछ लोगों ने मुझे गाइड किया कि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर सकते हैं। तो फिर मैंने सिविल सर्विस की तैयारी की। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया था।
मेंस क्लियर नहीं हो पाया, और सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स मेंस दोनों क्लियर हो गया, बट जो सब रजिस्ट्रार का पोस्ट 2018 पे था उसमें मेरा वेटिंग था, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। और 2019 में फिर मैंने सब ऑर्डिनेट अकाउंट सर्विस ऑफिसर पोस्ट प्राप्त कर लिया। सर मैं ये जानना चाहती हूँ, आपने जैसे बताया कि जो आप तैयारी कर रहे थे, लोगों ने आपको इंस्पायर किया सिविल सर्विसेज की जर्नी के लिए। किस तरीके से जो एक एस्पिरेंट है उनको एग्जामिनेशन को समझना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि आपने भी जैसे बताया प्रीलिम्स की आपने तैयारी की, फिर आपने मेंस की तैयारी की, तो कहीं कुछ चूक रह गई, उस चूक को कैसे समझे? मैम, किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए जहाँ तक जो मैंने फील किया है कि सबसे पहले आपको जो भी आप जो एग्जाम, जैसे चाहे वो सीजीपीएससी हो चाहे व्यापम हो, आप तैयारी करें तो सबसे पहले आप उस एग्जाम को जानिए, उस एग्जाम का एक्सपेक्ट जाने की वो पूछना क्या चाह रहा है, और हम किस लेवल के चाहे कर्मचारी हो चाहे अधिकारी बनने वाले हैं, उस लेवल का आपको माइंड डेवलप करना पड़ेगा। और उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको जैसे मेरे जो मेंटर थे श्री टूडेजा सर, उन्होंने जब भी हमने क्लास स्टार्ट किया, वो उनका एक ही था, आप पढ़िए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जितने अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ मैं। प्रीलिम्स के लिए आपको यू हैव टू सॉल्व ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन एज वेल एज जो भी टेस्ट सीरीज होते हैं उसको ज्वाइन कीजिए आप, बट टॉपिक वाइज आपको उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, और जितना हो सके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। क्या है, हर बार सीजीपीएससी में कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बनते नहीं है लोगों से, चाहे आप कितना भी पढ़ लो। 2000 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं बोल सकते, आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन आ जाते हैं। और गलती ये होती है, मैं देखा हूँ बहुत लोगों की, कि वो 2000 क्वेश्चन के पीछे ऐसे भागते हैं कि बस यही है, और बाकी जो 90% क्वेश्चन है उनको वो छोड़ देते हैं। और सर ने हमें ये बताया कि आपका जो 60 to 70% क्वेश्चन वो आपका बेसिक है। आप कोई भी सब्जेक्ट, चाहे हिस्ट्री हो चाहे जियोग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी सब्जेक्ट हो, आप तैयारी करते हैं उसको बेसिक से पूछते हैं, और हम ब्लंडर वहीं कर जाते हैं। हम बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के बजाय ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़ने की, ज्यादा से ज्यादा कोचिंग की बुक्स पढ़ने की कोशिश करते हैं। इस चक्कर में हमारा जो बेसिक है वो कमजोर हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहना चाहता हूँ, जितने फिल्म एस्पिरेंट्स हैं, आप कोई भी एक बुक रेफर कीजिए जिसमें आप डेवल हो, फॉन्ट वाइज हो या मटेरियल वाइज हो, चाहे आपको जो भी आपको सुटेबल करता है। कुछ कुछ नोट्स मटेरियल रहते हैं पॉइंट वाइज, कुछ वर्टिकल रहते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग एक बुक, सबसे पहले आप एक बुक चूज कीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए, जितने हो सके 2 बार 3 बार 4 बार, और उसके बाद फिर आप लगता है कि आपका बेस तैयार हो गया है, एक जो बेसिक चीजें होती है आपको तैयार हो गया, उसके बाद आप एक दो बुक रिफर, ज्यादा बुक रिफर करने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की ये मस्ट है। और न्यूज़पेपर, जैसे जो करंट अफेयर रहते हैं, हम लास्ट में करते हैं जब क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन होने वाले रहते हैं 1-2 महीने पहले, उस टाइम पे हम करंट की मैगजीन ले आते हैं और उसका पूरा मगअप करना स्टार्ट करते हैं, पूरा दिक्कत जाता है। तो न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, जितना हो सकते हैं करंट अफेयर आपको पता रहता है, हमको पता चल जाता है टाइम के बाद कि आदमी कुछ सीएसपी या व्यापम किस सिनेरियो से पूछ सकता है करके, तो उसको आपको पॉइंट आउट करना पड़ेगा। और जो गतिविधियां चल रही हैं, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो चाहे नेशनल लेवल पे हो, और खासकर सीडीपीएससी के लिए तो स्टेट लेवल की आपको हर इकोनॉमिक, चाहे वो उसमें इकोनॉमिकल हो चाहे जियोग्राफिकल हो, जो भी चेंजेस हो रहे हैं आपको अप टू डेट रहना होगा। जितना हो सके आपको अप टू डेट रहना होगा। जितनी भी योजनाएं आ रही हैं, योजनाएं गवर्नमेंट हाईलाइट करती है, बहुत अच्छे से हाईलाइट करती है न्यूज़पेपर, हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो न्यूज़पेपर पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और आपको ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। आपको 100% अटेम्प्ट कोई नहीं कर सकता, ये इम्पॉसिबल है 100% अटेम्प्ट करना। आपको 60% आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कॉन्फिडेंट है, आपका निकलेगा। ये मैंने पर्सनली रियलाइज किया। भूपेंद्र जी, आपने ये तो समझाया कि कैसे मॉक टेस्ट देने हैं और किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना ही आपको प्रीलिम्स में ज्यादा कॉन्फिडेंट करेगा। करंट अफेयर्स को किस तरीके से कवर करना है, क्योंकि हमेशा ये एक डिलेमा रहता है कि कैसे करंट अफेयर्स को कंप्लीट करना है। एक झिझक भी रहती है कि स्टैटिक कंप्लीट कर लेते हैं फिर करंट अफेयर्स करेंगे, और इस पूरी साइकिल में शायद करंट अफेयर्स कहीं ना कहीं छूट जाता है और वो झिझक कभी निकल ही नहीं पाती। मैम, करंट अफेयर्स का ऐसा है कि अगर आप ये अपने आप में इसका कोई कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन उठाया जा सकते हैं। तो जहाँ तक मैं अपना मेरा जो तरीका था कि न्यूज़पेपर पढ़िए, डेली पढ़िए न्यूज़पेपर,
और उसमें से एक दो पॉइंट जो आपको लगते हैं उसको आप नोट कर लीजिए। बाकी करंट अफेयर के जितने भी कुछ कुछ मैगजीन आते रहते हैं, टाइम टाइम पे निकालते रहते हैं, त्रैमासिक छमासिक वाला, उसको आप ले लीजिए और जहाँ तक कोशिश कीजिए उसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें। ऐसा नहीं कि आप एक ही दिन में पूरे सब टॉपिक कवर करवाना मुश्किल हो जाता है। स्पोर्ट्स हो गए, नेशनल हो गए और हमारे यहाँ इकोनॉमिक सर्वे हो गया, तो एक साथ दिक्कत जाता है। तो आप टॉपिक सेलेक्ट कर लीजिए, इस वीकेंड मेरे को ये टॉपिक सिलेक्ट करना है, इस वीकेंड में कोई करना है। और न्यूज़ पेपर में आपको जो 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 योजनाएं जो गवर्नमेंट हाईलाइट करती है, जो नई नई योजनाएं लागू होती हैं, जिसमें जो डेटा आते हैं, आप उसको देखते रहिए। और स्टैटिक का ऐसा है कि स्टैटिक से आपको मैगजीन रेफर करना पड़ेगा, बट उसमें भी आपको सिलेक्टेड होना पड़ेगा। पूरे स्टैटिक कर पाना इम्पॉसिबल है। शुरू शुरू में तो हम लोगों ने मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में आर्थिक सर्वेक्षण में पूरा छोड़ दिया था, फ्रेंकली बता रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम मेरे को आइडिया नहीं था उसको कैसे करना है। आपने जैसे कहा कि जो शुरू शुरू होते हैं उनको फोबिया होता है, मुझे भी सेम ये था कि जो डेटा देख के दिमाग घूम गया कि करना कैसे है, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन जब हमने टू द पॉइंट, हमने पॉइंट पर स्टार्ट किया, जैसे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो गए, उद्योग के क्षेत्र में हो गए, खरीद के क्षेत्र में हो गए, जब हम पॉइंट पे उठाते हैं तो चीजें सरल हो जाती हैं, कि कैसे करना है और उसको याद करने की आसानी होती है। अगर हम एक साथ पूरा क्वेश्चन पढ़ के बैठ जाए, पहली बात तो आपको क्वेश्चन याद करना अपने आप में एक बहुत वो बहुत बड़ी चीज है, बट उसको आपको एक प्लानिंग से काम करना पड़ेगा। जैसे एग्रीकल्चर फील्ड में आप चूज कर लिए, एग्रीकल्चर में 3-4 सेक्टर्स हैं, कृषि हो गया, मत्स्य हो गया, पशुपालन हो गया। इसमें तो इसमें आपको सिलेक्टेड होना पड़ेगा कि बेसिकली ये पूछता है कि किस एरिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ हो रही है, ये आपको सिलेक्टेड होना पड़ेगा। हम सब चीजें याद करना, सॉरी मैं कुछ कुछ पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ, जैसे मैं ये बोलना चाहूंगा कि सब चीजें याद करना पॉसिबल नहीं है, आपको सिलेक्टेड होना पड़ेगा। स्टैटिक में आपको क्या पूछा गया है अभी तक प्रीवियस ईयर्स में, और आपको क्या लगता है कि इस साल क्या हाईलाइट हो रहा है, न्यूज पेपर में क्या किस चीज पे बार बार आर्टिकल छप रहे हैं, कौन से पॉइंट्स बार बार उठ रहे हैं, सरकार की उपलब्धियां क्या रही हैं, तो ये हमको देखना पड़ता है। और अभी हाल फिलहाल में 2-3 साल में लोग जागरूक हुए हैं, तो जीडीपी को समझना स्टार्ट किए हैं, जीडीपी होता क्या है। उससे पहले प्रशासनिक क्षेत्र को, प्रशासनिक लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी लोग इस बारे में बात ही नहीं करते थे। अब अभी के टाइम पे मैं देखता हूँ कि जो तैयारी नहीं भी कर रहे हैं मेरे फ्रेंड्स, जो प्राइवेट सेक्टर वाले, वो भी जीडीपी की बात करते हैं। तो अब हमको ये समझना होगा कि जीडीपी एक टॉपिक है, तो करंट टॉपिक है, जिसके बारे में हम ये उम्मीद करते हैं कि एक आम आदमी को भी इसकी नॉलेज होना चाहिए करके। इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, जीडीपी कैसे ग्रो कर रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इसमें, तो इसके पॉइंट्स याद होने जरूरी है। एक कंटिन्यूसली कनेक्टेड चेन आपको बनाना है, जो भी इवेंट्स आपके अराउंड हो रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर फॉर एग्जांपल के क्षेत्र में है, और एक रेजिस्टेंस तो आपको अपने अंदर से निकालनी ही पड़ेगी। ये जो रिवीजन साइकिल है स्टैटिक प्लस डायनामिक ये करंट अफेयर्स का, उसको आपने किस तरीके से प्रिपरेशन में इंक्लूड किया? जब मैं प्रॉपर समझ चुका उसके बाद आपको बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में मेरा भी ऐसी जगह था, कहीं से भी किताबें पढ़ देना करके, लेकिन मेरे को समझ में आ गया कि जब प्लानिंग के साथ पढ़ना है तो मैंने जो मेरे मेन 4 सब्जेक्ट्स थे, जो मेरे हिस्ट्री है, छत्तीसगढ़ हिस्ट्री, इसको मैंने ज्यादा टाइम दिया। जो ज्योग्राफी हो गए, मतलब आपको छत्तीसगढ़ का सबसे पहले पूरा देश तैयार कर लेना है, पूरा पूरे जितने भी टॉपिक, चाहे छत्तीसगढ़ से जनजातियां हो, चाहे छत्तीसगढ़ का इतिहास हो, भूगोल हो, उद्योग हो, ये आप कंप्लीट धीरे धीरे करके, जैसे आपने कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन किया है, तो वहाँ पर जो सब्जेक्ट चल रहे हैं, सबसे पहले आप सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग चलिए, जितना वहाँ पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक वहाँ चल रहा है उस टॉपिक को आप वहाँ करिए, घर आके उसको रिवाइज कीजिए। और मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज है रिविजन। आप कितना ही पढ़ ले, वीकली आपको जितने भी आपने पढ़ा हुआ है उसको आपको कंप्लीट ओवरऑल समराइज करके एक बार आपको पढ़ना जरूरी है। और नोट ऐसा बनाइए, एक तो होता है लॉन्ग नोट जो हम कोचिंग से बनाते हैं या फिर जो हम फर्स्ट टाइम जब पढ़ते हैं वो बनाते हैं, और दूसरा होता है सिनॉप्सिस, जिसको हम कम से कम टाइम पे रिवाइज कर सकें, तो वो बनाना बहुत जरूरी है। कुछ पॉइंट्स देख के हमको पूरी स्टोरी याद आ जाए। जैसे हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो हिस्ट्री में जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री में जितने जितने भी मूवमेंट्स हुए थे उसको आप लाइन से बना लीजिए, उसमें कौन कौन से नेताओं ने अपना सहयोग दिया था, भागीदारी किया था, किस एरिया से दिया था, कुछ कुछ पॉइंट्स रहते हैं, मूवमेंट्स हो गए, कब हुआ था, किस एरिया में हुआ था, और इसका जो बाद में उसका कंक्लूजन क्या निकला, ये
तो आप क्या है, हर टाइम पूरी थ्योरी पढ़ने से हमको वो लगता है, लेकिन हम खुद से बनाए हुए नोट्स अगर एक समराइज करके एक शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं तो उसको रिवाइज करने में आसानी होती है। नोट्स खुद का ही बना लीजिए, किसी और का नोट्स रिफर कर सकते हैं आप, उसको आप पढ़ना नहीं चाहिए, आप उससे कुछ पॉइंट्स निकाल लीजिए। और डेली आप जब भी, जैसे आज जो आप पढ़ा, कल आपको जब भी टाइम मिलता है कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट 20 to 15 मिनट आपने जो कल पढ़ा था उससे एक बार रिवाइज कर लीजिए, एक बार आप उसको पलटा लीजिए, देख लीजिए। उससे क्या है, बहुत कुछ चीजें माइंड में एक बार फिर से रिवाइव हो जाती है। और मैं ये बिल्कुल बोलना चाहूंगा कि सैटरडे संडे एटलीस्ट पूरे वीक का आप चाहे आधा घंटा लगे चाहे 1 घंटा लगे, ज्यादा नहीं लगता है। आपने अगर अच्छे से पढ़ाई किया तो 1 घंटे में पूरा रिवाइव हो जाएगा। लेकिन अगर आप वीकेंड को अगर आप वो 1 घंटा दे देते हैं तो बाकी आप अगर आप जैसे कोई सिलेबस कंप्लीट हो गया, सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, आप दोबारा 2-3 महीने के बाद उसको पलटाएंगे तो एकदम नया लगता है। वो आपको वो फियर नहीं होगा, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहेगा कि हाँ मैं ये पढ़ चुका हूँ, मेरी प्रिपरेशन हो चुकी है। और सिविल सर्विसेज बहुत कुछ कॉन्फिडेंस का खेल है क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है। अभी तो फिलहाल अभी नोट्स हम लोग को अच्छे से मिल जा रहे हैं, एक टाइम पे सर लोग बताते थे कि नोट्स क्यों नहीं मिलते थे करके। तो उसके लिए हम लोग किस्मत है कि हमारे पास नोट्स पर्याप्त हैं, बस हमको अपना थोड़ा प्लानिंग करना पड़ेगा। रिवीजन बहुत मस्ट है, आप कम पढ़िए, रिवाइज बार बार करिए। क्या है, अगर हम जो पढ़ चुके हैं वो क्वेश्चन में आता है, वहां कंफ्यूजन हो गया, अगर वो गलत हो गया फिर वो ब्लेंडर होता है, बहुत बहुत पेन होता है उससे। और फिर कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है उससे कि पढ़ने के बाद मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ। रिवीजन बहुत जरूरी है और आप खुद के ही नोट्स बनाइए और लगातार उसको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि आप रेफर कर सकते हैं किसी और के नोट्स को, बट आप इम्बाइब अपने ही लिखी हुई चीज कर सकते हैं। भूपेंद्र जी, आपने समझाया कि कैसे न्यूज़पेपर पढ़ना है, कैसे करंट अफेयर्स को कवर अप करना है, और मुझे बहुत आपकी जर्नी बहुत ही इंस्पिरेशनल है। और ये तीनों अटेम्प्ट की जो आपने सीख है वो हम सभी को समझाई है, और सभी एस्पिरेंट्स आपको देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। कुछ फाइनल टिप्स, सजेशंस आप सभी को देना चाहेंगे? मैम, प्रीलिम्स के लिए मैं ये बोलना चाहूंगा, जब आप सीजीपीएससी की तैयारी करते हैं, हमारे पास 8 महीने के टाइम रहता है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा, अगर आप मेंस साथ की तैयारी कर रहे हैं तो अक्टूबर तक आप मेंस के हिसाब से पढ़ते रहिए, क्योंकि बहुत कुछ उसमें प्रीलिम्स कवर हो जाएगा। बिल्कुल मेंस का पढ़े, और मेंस के लिए पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है आप राइटिंग प्रैक्टिस करिए, जितना ज्यादा हो सकता है आप टेस्ट दिलाइए, प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। उसके बगैर आप कितना भी पढ़ लीजिए, वहाँ राइटिंग होता है, आपको थोड़ा सा अपना स्किल भी डेवलप करना पड़ेगा। एंड राइटिंग मेंस में जो वर्ड्स के जो लिमिटेशंस हैं, तो आपको अपने जो थॉट्स हैं जो उसमें पूछा जा रहा है, मेंस की बात कर रहा हूँ, तो आपको उसमें उतने वर्ड्स में एग्जैक्टली जो पॉइंट पूछा गया है सिर्फ उतने ही पॉइंट्स पर। कभी कभी हम ऐसा होता है कि हम जानते रहते हैं लेकिन हमको लिखने का प्रैक्टिस नहीं हो पाता है, तो हम अननेसेसरी चीजें स्टार्टिंग में जो उसको भूमिका बनाते हैं उसमें वो वर्ड्स खत्म हो जाते हैं और मेन चीज छूट जाती है। तो ये नंबरिंग में, मार्किंग में इससे प्रॉब्लम होता है। तो राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए जितना ज्यादा हो सके, प्रीवियस से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप मेंस के। और मेंस में अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूट टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं, जैसे ही इसका होता है तो बिल्कुल आप 1-2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। और आप जिस भी कोचिंग से कर रहे हैं, हमारे हमको फायदा मिला ट्यूटोरियल्स में ये कि हमारे नोट्स प्रॉपर चेक होते हैं, गलती कहाँ हो रही है, फॉन्ट्स कितने रखने हैं। यहाँ तक कि देवांगन सर तो बता देते थे कि आपके पॉइंट्स में आपके थॉट्स यहाँ पर सही नहीं है करके, आपको पता है लेकिन आप थॉट्स एग्जैक्टली पूछना चाह रहे हैं टू द पॉइंट, आप उसको दे नहीं पा रहे हैं। उसके बाद जैसे ही नवंबर में प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आता है टोटली स्विच टू प्रीलिम्स। मेंस उस टाइम पे बिल्कुल मिल जाइए, हमारे पास सिर्फ 1.5 से 2 महीना बचता है। और फर्स्ट स्टेप प्रीलिम्स है, अगर प्रीलिम्स से क्लियर नहीं हो पाया तो फिर मेंस की प्रिपरेशन कोई मतलब नहीं रह जाएगा। नोटिफिकेशन आने के बाद प्रीलिम्स की तैयारी कर जाइए। प्रीलिम्स के लिए आपने जो स्टार्टिंग जो बुक रिफर किए थे, बस आपका जो पर्सनल नोट्स था या फिर आपने जो बुक आपका रेफरेंस लिया, आप जो यूज करें सिर्फ उसी का यूज करिए और कहीं मत कूदिए। टॉपिक वाइज पढ़ते जाइए और उसका क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और इस मीटिंग में ये बोलना चाहूंगा कि करंट अफेयर्स की तैयारी नवंबर से ही स्टार्ट कर दीजिए। अगर ये कुछ लोग क्या है जनवरी में स्टार्ट करते हैं, लास्ट में करेंगे करके, तो उसमें वो दिक्कत होता है। जो स्टेटिक पोर्शन हो गया, इकोनॉमिक सर्वे का हो गया, जो थोड़ा मुश्किल आता है फिर भी आप जितना हो सकता है लेकिन पहले कर लीजिए, क्योंकि बाद में हड़बड़ाहट ना रहे। और अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप कीजिए। कॉन्फिडेंस ही आपको 20% आपका हर्डल क्रॉस करता है, और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए आपको
जितने अधिक से अधिक आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जितने अधिक से अधिक आप प्रीवियस क्वेश्चन आप टिक कर सकते हैं, वो करें। थैंक यू सो मच भूपेंद्र जी, हमारे साथ ये सभी वैल्यूएबल पॉइंट्स शेयर करने के लिए, और किस तरीके से अपने समय को यूटिलाइज करना है मेंस की प्रिपरेशन, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन, नोटिफिकेशन के बाद कैसे पढ़ाई को अपने शेप देना है, वो सभी शेयर करने के लिए धन्यवाद। और पूरी टीम आपको आप शुभकामनाएं देती है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। धन्यवाद। थैंक यू।